Hello dear learners, we were discussing chapter 4 of the physics, that is moving charges and magnetism. आज इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को देखेंगे जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करने के लिए रूल क्या था, कौन रूल दिए थे, लॉ कौन दिए थे, बायोट-सावर्ट्स, ठीक है ना। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ की वजह से बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके लिए देख लिए, एक सर्कुलर लूप के वजह से सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना बनता है ये देख लिए थे। कितना आया था बताओ, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। अगर करंट ऐसे कैरी हो रहा तो क्या बताया था रूल, फिंगर को कर्ल कर दो करंट के डायरेक्शन में और थंब पॉइंट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, जिसका रेडियस कितना था r, ठीक है, ये देख लिए थे। और बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या पढ़े थे, dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या किए थे, ये फॉर्मूला डिराइव कर लिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कितना बनेगा, ठीक है ना। अब और भी शेप होता है, जैसे वायर अगर स्ट्रेट है, पूरा, तो इससे r डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, किधर बनेगा बताओ। अगर थंब को ऊपर रख दे करंट के डायरेक्शन में तो फिंगर का कर्लिंग किधर हो रहा है, कर्वेचर इधर, तो यहाँ पिन होगा ना, ये तो पता चल गया डायरेक्शन, ठीक है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में पता चल गया था। लेकिन क्या इसका मैग्नीट्यूड पता किए थे, क्या कैलकुलेशन किए थे, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ बायोट-सावर्ट्स लॉ को ही सिंप्लीफाई करके बनाया गया है और ये जो लॉ दिए हैं ना, इनके मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल फिगर मतलब ऐसा बोल दो, इनफाइनाइट वायर, सोलेनॉइड 10th में पढ़े होगे, उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि वो लॉ में ना बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, एंगल, ये सब चीज़ वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इस फॉर्मूला से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर दे सकते हैं इनके फॉर्मूला जो दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो क्या स्टेटमेंट था, जैसे गॉस लॉ था, फ्लक्स फाइंड करने का क्या था फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो क्या था, वेक्टर ई डॉट डी एस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल था ना। और इसी को वो फ्लक्स को सिंप्लीफाई करके क्या किए थे, गॉस लॉ कैलकुलेशन के लिए सिंपल फॉर्मूला बना दिए इसी को। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, ये कर दिए थे ना। ये कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था, इससे अगर करते तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लेकिन इससे किया जाता है तो तुरंत बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, यहाँ पे हम सरफेस नहीं बनाना, हम लोग को एक लूप बनाना है, और लूप कैसा बनाना है वो बता रहे हैं। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये पी पॉइंट पे तुम जानना चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो क्या करो, एक लूप बना दो और लूप ऐसा बनाओ कि मान लो कि वायर जो है ना उस सर्कल के सेंटर पे है, तो बताओ लूप कैसा बनाओगे, ऐसा बना देंगे ना, ठीक है। अगर मान लो ये है और इसकी वजह से यहाँ तक जानना होता तो क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के एक लूप बनाएंगे, तो जितना डिस्टेंस उधर उतना डिस्टेंस इधर भी कवर करना होगा ना, समझ गया। तो ऐसा लूप बना रहा, उस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप, ठीक है। जैसे उसमें गॉस लॉ में क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस बोलते थे, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। और लूप का डायरेक्शन क्या लेना है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे जानना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जानना चाह रहे हो तो बताओ क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस ले रहे वायर का, r, ठीक है, r डिस्टेंस। और यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ध्यान से देखो तो, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, फिंगर का कर्लिंग करो तो इधर कैसा इनवर्ड और इधर कैसा आउटवर्ड। अच्छा बताओ सर्कल में डायरेक्शन कैसे लेते हैं, अगर एक सर्कल है तो सर्कल के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट। अगर सर्कल है तो यहाँ पे डायरेक्शन जानना चाहते हो तो ये हो गया, टच करता हुआ लाइन एक बना दो सरफेस को, इस पॉइंट पे डायरेक्शन जानना चाहते हो तो ये होगा, ठीक है। ऑब्जर्व करो यहाँ पे पैटर्न कैसा बनना मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा बन रहा है ना। तो अगर इस पॉइंट पे जाना है तो क्या होगा, डायरेक्शन ऐसा, इस पॉइंट पे जाना है तो ऐसा, इस पॉइंट पे जाना है तो ऐसा। तो कौन सा पॉइंट लिए, ये लिए ना। तो इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड, ऐसा प्लेन है ना, ठीक है। तो बताओ कैसा है, इनवर्ड है। तो बी को हम ऐसा बना सकते हैं, बी बता सकते हैं इनवर्ड है, या फिर क्रॉस से दिखा दो चाहे ऐसा भी। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, और इधर कैसा है, आउटवर्ड बना दो, इधर इनवर्ड है और यहाँ पे
आउटवर्ड है, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। तो देखो ये जो स्टेटमेंट दी है क्या था, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, क्लोज लूप जो भी बना उसका लाइन इंटीग्रल करना है। तो लाइन इंटीग्रल के लिए क्या यूज करते हैं, देखो दैट इज वेक्टर बी, वहां क्या था, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल बोलते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल किसका, एल लिखेंगे लाइन इंटीग्रल, क्योंकि लाइन है ना एक टाइप से, ठीक है, सरफेस होता तो एस लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ, और लूप कैसा है, क्लोज, ठीक है, लिखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल। सरफेस इंटीग्रल होता तो क्या लिखते थे, डॉट डी एस, लाइन इंटीग्रल है तो डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, वहां पे क्या था गॉस लॉ में, कितना चार्ज इनक्लोज हुआ गॉसियन सरफेस के अंदर, बाय में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, क्या आता है, म्यू नॉट आता है। अब म्यू नॉट कहाँ आया है, इसमें न्यूमरेटर में आया कि डिनोमिनेटर में आया, न्यूमरेटर में। तो यहाँ क्या होगा, अराउंड एनी क्लोज लूप इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स, उसमें क्या था 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज, यहाँ म्यू नॉट टाइम्स क्या, करंट इनक्लोज्ड, तो आई इनक्लोज्ड, ठीक है। ये होता है स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनका, लिखो सवाल देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करना होता तो क्या लिखते थे, ई डॉट डी एस। लाइन इंटीग्रल करना है मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल। और लाइन इंटीग्रल करना है, लूप क्लोज है ना इसलिए क्लोज का साइन दे दिया, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है, ठीक है, और डीएल क्या है ये बता रहे हैं, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट इनक्लोज्ड बाय द कर्व। ये जो कर्व बना, ठीक है, इस कर्व में करंट कितना है बताओ, इस कर्व में, ये जो कर्व बन गया, इस कर्व के अंदर करंट जो भी है, जिस भी कंडक्टर में करंट है वो कितना करंट है, आई, यहाँ पे आई आया ना, तो आई इनक्लोज के लिए क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, समझ में आया ना, ठीक है, लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन due to a thin infinitely long current carrying वायर बोलो या कंडक्टर बोलो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। लास्ट क्लास में कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर था, सर्कुलर, यहाँ पे क्या है, थिन लॉन्ग, थिन है और इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा लेंथ वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेक्टर बी जो है डीएल, बताओ तो यहाँ गॉस लॉ में जो हम लोग पढ़े थे, गॉस लॉ याद होगा तो, एक ऐसा सरफेस लेते थे यहाँ पे, और सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता था वही ना डीएस वेक्टर होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई, और ये जो सरफेस है उसका डीएस वेक्टर इधर लेते थे, सरफेस के परपेंडिकुलर लेते थे वेक्टर, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लेते थे वेक्टर। यहाँ पे सरफेस वाला वेक्टर है क्या, लेंथ वाला वेक्टर है, तो लेंथ वाला वेक्टर कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो अगर इसका लेंथ बात करेंगे, करंट का डायरेक्शन जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी में लेते हैं डीएल वेक्टर। अगर यहाँ पे लेंगे तो डीएल कैसा लेंगे, ये, ठीक है। अगर यहाँ लेंगे तो डीएल कैसा लेंगे, ये, यहाँ लेंगे तो डीएल कैसा लेंगे, ऐसा, यहाँ लेंगे डीएल कैसा लेंगे, ऐसे। तो इस पॉइंट पे जानना है ना, तो इस पॉइंट पे बताओ डीएल कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, ऐसा, और डीएल भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ रहा हो, इन्वर्ट हो गया, और डीएल वेक्टर लेंगे तो इस लूप पे छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करो तो डीएल उसका भी डायरेक्शन होगा ना, ऐसा, ठीक है। तो इसमें डीएल जो होगा, बी तो उधर है, समझ में आ रहा, बी भी उधर है और डीएल भी उधर है, ये बी हो गया, और ये जो डीएल होगा हल्का सा ऐसा बना लो, ठीक है, छोटा सा सेगमेंट एकदम हल्का सा, ये पॉइंट पी है, और ये बोलेंगे क्या इसको, डीएल वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर किधर है, इनवर्ट है, समझ में आया ना, डीएल वेक्टर बना लो, ज़्यादा कर्व मत करना, हल्का सा ऐसा बस बना लो, ठीक है। तो डीएल वेक्टर किधर लेना है, जो भी लूप है उस पर एक छोटा सा सेगमेंट डीएल वेक्टर, अगर यहाँ ले रहे हैं तो डीएल वेक्टर ये, यहाँ ले रहे हैं तो डीएल वेक्टर ये,
ठीक है। अगर यहाँ पे ले रहे तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे इधर, और डीएल वेक्टर भी किधर, उधर ही। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। तो इसके लिए जो है ना डायग्राम यही बना लेना, फिर से स्पेस छोड़ दो, ठीक है। यही डायग्राम बना लेना यहाँ पे, ठीक है। स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, फिर से बना लेना डायग्राम, ठीक है ना। हम इसी में डेरिवेशन कर दे रहे हैं। देखो देखो इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P इज गिवन बाय, ठीक है। पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर B, ये डायग्राम बना लेना, फिर से लिखना, ठीक है। वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। म्यू नॉट क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, फ्री स्पेस लिखवाए हैं ये पहले भी है, टी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। चलो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P इज गिवन बाय, देखो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा ये बताना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये डायग्राम बना लेना फिर से यहाँ पे, ठीक है। देखो तो एक स्ट्रेट थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट ये है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिख दिए, ठीक है। वेक्टर B डॉट dl, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वेक्टर A डॉट B होता है, तो क्या लिखते हैं, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक है। तो बताओ वेक्टर B किधर है, यहाँ पे इनवर्ड, और जो डीएल वेक्टर बन रहा ऐसे था ना मैग्नेटिक फील्ड इधर, और यहाँ पे जो डीएल वेक्टर मतलब इस लूप में जो डीएल वेक्टर लेंगे इस पॉइंट पे, तो वो भी किधर है, उधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। वेक्टर का साइन हटा दो, क्या लिखेंगे, B डीएल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट। बताओ तो इसमें करंट कितना इनक्लोज हुआ, इस लूप में कितना करंट आया, आई आया ना, तो क्या लिखेंगे, आई। यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B dl cos 0 कितना होता है, 1, ये हो गया म्यू नॉट आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म कांस्टेंट है, इस वायर से r डिस्टेंस चाहे यहाँ लो, चाहे r डिस्टेंस वहाँ लो, चाहे r डिस्टेंस यहाँ लो, ये सब चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप में इस वायर से डिस्टेंस तो सब जगह एक ही है ना। तो B क्या हो गया, कांस्टेंट, बाहर क्या लिख लेते हैं इसको इंटीग्रेशन से, क्या आ गया, dl इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, B ये क्या है बताओ, dl को इंटीग्रेट करना है। dl मतलब क्या, ये जो लूप है इसका छोटा सा सेगमेंट, और यही छोटा छोटा सेगमेंट को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक लूप बन जाएगा ना। तो पूरा लूप का बताओ क्या आ जाएगा, ये dl पूरा ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई स्मॉल r। तो लिख दे इसका जगह, क्या हो जाएगा, 2 पाई r, रेडियस r है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B का वैल्यू कितना आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ठीक है। तो एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। अच्छा इसमें बताओ सर्कल के सेंटर पे कितना बन रहा था, म्यू नॉट आई बाई 2r। इसमें बस क्या आ जाता है एक्स्ट्रा टर्म, पाई, समझ गए, याद रहेगा ना, पाई आता है। अच्छा ज्यादा कौन बन रहा है, किसमें ज्यादा बन रहा है, हाँ क्योंकि इसमें पाई एक्स्ट्रा टर्म आ गया डिनोमिनेटर में 3.14, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसलिए तो हम बताए थे सर्कुलर कॉइल क्यों बना के लाए थे उस दिन, सर्कुलर कॉइल में ना शो कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेंटर पे ज्यादा बनता है। लिख लो जल्दी से, समझे, कहीं दिक्कत, देखो रेगुलर पढ़ के आओ, समझ में आया ना, और कोई भी डाउट होता है तो तुरंत पूछो,
समझ गए ना क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जानना है तो उस वायर से उतने डिस्टेंस पे रेडियस मान के एक सर्कुलर लूप बना लूँ। वो सर्कुलर लूप क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ही है। तो उस जगह पे देखो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इधर। अगर यहाँ जानना होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता है इधर और डीएल वेक्टर भी इधर ही हो जाता। ठीक है, अब जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो बी डी एल कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है। अब बी डी एल में क्या हो गया, बी और सब सारे पॉइंट पे अगर आर डिस्टेंस पे ले तो क्या होता, कांस्टेंट होता बी। तो बी को बाहर कर दिए, कैलकुलेशन कर दो आ जाएगा, हो गया। चलो अगर हम देखें डायरेक्शन, इसका ग्राफ देखें मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ, तो ये कैसा बनेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इधर डिस्टेंस आर। तो बताओ तो डिस्टेंस अगर 0 रहेगा, डिस्टेंस 0 मतलब एकदम ये आर डिस्टेंस से एकदम सामने आ जाए वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। वो हमारा कॉमन सेंस बोल रहा है, क्योंकि वायर से जितना दूर जा रहे थे डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा था। चलो आर की जगह 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, इन्वर्सली है ना, आर से कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली। इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, 0, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, बना लो। और ग्राफ ऐसा जो बनाते हैं तुम लोग, ऐसा क्यों ग्राफ बनाते हो, ऐसा एल लिखने बोला गया है, वैसा ग्राफ क्यों बनाते हो, ऐसा बनाया गया है ना, तो ऐसा बनाया करो हमेशा। चलो लिख लो जल्दी से। देखो तो ये वायर अभी कैसा था बताओ, थिन पतला तार, जो फैन में वाइंडिंग वाइंडिंग नहीं करते हैं एकदम वैसा, एकदम पतला तार। तो उसका थिकनेस कितना, लगभग ना के बराबर। अगर वायर मोटा हुआ, थिकनेस उसका ज़्यादा हुआ, तो कैसा शेप लगेगा, सिलेंड्रिकल लगेगा। तो सिलेंड्रिकल वायर में जब बात करेंगे तो देखो इसमें, तो सिलेंड्रिकल वायर में जब बात करेंगे, इसमें जो वायर थिन है ना पूरा, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सिर्फ बाहर देख रहे हैं। तार के अंदर क्या देखने जाओगे, तार तो एकदम पतला है। ठीक है, अगर ये थोड़ा थिक होता तो बताओ करंट का फ्लो कहाँ होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होता है। तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होगा, अंदर में होगा, पूरे दूर में जाओगे तो पूरे में होगा। ठीक है ना, तो थिक अगर रहता वायर, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता, तो उस केस में कैसे करते हैं उसको जानते हैं। गॉस लॉ में याद करना, तो मैग्नेटिक फील्ड देखे थे स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड में, आउटसाइड में और सरफेस पे। तो उसी तरह यहाँ पे भी डेरिवेशन करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सिलेंड्रिकल, लिख दो, सिलेंड्रिकल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है डेरिवेशन इसका। ठीक है, तो देखो ठीक है, ये मान लिए वायर दिया थोड़ा थिक है, थिकनेस इसका ज़्यादा, बना दिए पूरा। ठीक है, इसमें बताओ करंट जो होगा, करंट अपने से एज्यूम कर ले रहे हैं, करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, अपवर्ड मान ले रहे हैं। करंट क्या बस बीच में फ्लो हो रहा है क्या, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में। अगर किसी पाइप से अगर वाटर का फ्लो करवा रहे, क्या बीच में आता है सिर्फ पानी, पूरे में आएगा। ठीक है, बाद में जब हाई स्टडी करोगे तो बाद में पता चलेगा ज़्यादा करंट सेंटर पे ही रहता है, किनारे कम होता जाता है। ठीक है, नहीं आउटर साइड में ज़्यादा होता है, सेंटर पे कम होता है। तो अभी बस इतना जानो, पूरे वायर में यूनिफॉर्मली करंट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, पूरा बढ़ गया। तो करंट ऐसा पूरा आ रहा है, या फिर ऐसा भी देखो वायर जो होता है उसमें देखो क्या होता है, पतला पतला वायर निकला होता है ना, तो सबसे ना कुछ कुछ करंट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा केस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट। ठीक है, इफ पॉइंट P lies outside the conductor, पॉइंट P जो है ना वो कंडक्टर के बाहर है। ठीक है, तो याद रखो कोई भी डिवाइस, कोई भी मटेरियल हो, अगर सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, तो उसका रेडियस के लिए क्या, कौन सा लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर या कैपिटल, कैपिटल। और अगर किसी भी पॉइंट से, किसी भी वायर से अगर तुम डिस्टेंस लेना चाहते हो तो लेटर क्या यूज करते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका रेडियस को हम लोग मान लेते हैं क्या, इसका जो रेडियस है
ये मान ले रहे कैपिटल आर, ठीक है। आर क्या है बताओ, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलो, तो अगर हम बोले पॉइंट पी बाहर में लाई कर रहा, तो पॉइंट पी यहाँ मान ले इधर बाहर में, ठीक है। ध्यान से देखते हो जाओ, पॉइंट पी कहाँ, बाहर में, इस पॉइंट पे। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट वायर कैसा बनेगा, यहाँ जो बना था वैसे ही पैटर्न बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। ये बैक में है तो उधर दिखा नहीं रहे, ठीक है। कैसा रहेगा पैटर्न, कैसा दिखेगा, इधर जाएगा उधर से आएगा, है ना। बताओ, तो इस पॉइंट पे जानना था, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पी है, यहाँ बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ है, डीबी बोल दें, बी बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे अगर डीएल वेक्टर लेंगे तो डीएल वेक्टर छोटा सा बनाना चाहते हो, ये बना दो डीएल वेक्टर, ठीक है। देखो ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, इस पॉइंट पे जानना चाह रहे हैं, ये पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये छोटा सा लेंथ कंसिडर करना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, डीएल वेक्टर, ठीक है। अपवर्ड नहीं, उसी पे है ऐसा, ठीक है ना, उसी पे ऐसा, थोड़ा दिखने के लिए बना रहे हैं, अपवर्ड नहीं है ये, ठीक है। हल्का इधर कर लो ऐसा, समझ में आया। डीएल वेक्टर वायर पे ही हल्का सा छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करें, डीएल वेक्टर नाम दे दी। तो ये पॉइंट कहाँ आया बताओ, तो ये पॉइंट कहाँ पे, ये पॉइंट पी वायर के अंदर है कि वायर के बाहर है, बाहर है। तो इससे सेंटर से डिस्टेंस देखो, इसमें दिए थे ना, यहाँ से डिस्टेंस कितना लिए थे, आर। अभी ये वायर पूरा है तो यहाँ से डिस्टेंस कितना ले लें, स्मॉल आर ले लें, याद रहेगा। तो अगर पॉइंट बाहर ले रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या लेंगे, स्मॉल आर। ये कभी भी अगर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हो किसी भी चीज़ से डिस्टेंस, तो उससे किस लेटर से लिखेंगे, स्मॉल लेटर आर से, ठीक है। और रेडियस का बात करें, कोई स्फीयर है उसका रेडियस का बात करें तो कैपिटल आर, ठीक है। बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर पॉइंट पी बाहर में लाई कर रहा हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, छोटा आर जो है सो बड़ा है बड़े आर से, छोटा आर क्या है, बड़ा है ना बड़े आर से। चलो लिखो इसको, तो देखो क्या होगा डेरिवेशन इसका, सिंपली वही आएगा, वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ये पढ़ लिया हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से। ये लूप का नाम क्या दे देंगे, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, ठीक है। हाँ बताओ, वेक्टर बी डॉट डी एल, बताओ अभी क्या किए थे, सेम वही पूरा डेरिवेशन एकदम पूरा सेम होगा, ठीक है। बी डी एल कॉस कितना 0 डिग्री म्यू नॉट। बताओ तो इस लूप के अंदर कितना करंट आया, पूरा का पूरा करंट तो आ ही गया, तो क्या लिखेंगे आई, ठीक है। अब कॉस 0 कितना होता है 1। बी क्या है, अगर यहाँ से आर डिस्टेंस लिए वायर के सेंटर से, कितना भी आर डिस्टेंस लो सब जगह बी तो सेम आएगा, तो बी को हम बाहर लिख दें, इंडिकेशन क्या डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई। तो बताओ अगर ये छोटे छोटे डीएल को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा सरकमफ्रेंस। किसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस कि एम्पीरियन लूप का सरकमफ्रेंस, एम्पीरियन लूप का। तो एम्पीरियन लूप का सरकमफ्रेंस के लिए 2 पाई स्मॉल आर लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट आई। तो बी का वैल्यू कितना आया, जितना अभी पढ़े थे, इसमें कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आया था ना, तो इसमें भी तो वही आएगा, आखिर पॉइंट तो इसमें भी बाहर ही है ना, तो कंडक्टर कैसा भी रहे आंसर तो वही आने वाला है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हो गया बी का वैल्यू, समझ गए, ठीक है। तो बाहर वाले पॉइंट पे क्या होगा, चाहे वायर थिन रहे चाहे सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, दोनों का डेरिवेशन सेम है यहाँ पर, समझ गए। लिखो जल्दी से लिखो, तो बाहर में अगर पॉइंट लेना तो याद रखो, बाहर अगर पॉइंट है तो देखो ये छोटा आर क्या है, ज्यादा है कि नहीं है, रेडियस है तो वही लिख दिए। तो शॉर्ट में कभी लिख देता है कि छोटा आर बड़ा है बड़े आर से, तो इसका मतलब समझ जाओ पॉइंट कहाँ है, बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो सारा अपरेटस लाएंगे और दिखा देंगे आप कैसे मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज का, करंट का, कहाँ पे वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है, करंट मेजर करने के लिए एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिस मत करना, ठीक है। रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। चलो केस 2 देखते हैं।
यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखो केस 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बताओ, इफ बाहर से अंदर की तरफ मूव करो, पॉइंट पी अब कहाँ पे होगा, कंडक्टर के एकदम सरफेस पे होगा, तो ठीक है। इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे है पॉइंट पी, ठीक है। तो अगर कंडक्टर के सरफेस पे होगा, तुम्हें बताओ ये पॉइंट अगर यहाँ रहेगा तो छोटा आर का वैल्यू किसके बराबर, बड़े आर के बराबर। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं आप, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो याद रखो ये सेकंड केस। तो बताओ अगर आर के जगह ही कैपिटल आर रखना है तो क्यों ना इस फॉर्मूला में ही रख दें, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, समझ गए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्योंकि देखो ये कंडक्टर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे लिए थे, अगर ये पॉइंट यहीं पर होता तो छोटा आर की जगह हम क्या रख सकते थे, बड़ा आर। तो छोटा आर के जगह रख दिए, कैपिटल आर को रख दिए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। चलो अब थर्ड जो केस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन में थोड़ा टाइम लगता है। देखो जल्दी जल्दी लिखो। केस 3, इफ पॉइंट P lies inside the conductor, inside the conductor, कंडक्टर के इनसाइड में अगर पॉइंट P है, ठीक है। इफ पॉइंट P lies inside the conductor, तो अगर कंडक्टर के इनसाइड में है तो बताओ इस चीज़ को कैसे लिखोगे। अगर कंडक्टर के इनसाइड में ये पॉइंट P यहाँ ना होकर के यहाँ पर है तो छोटा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, बड़े आर से। तो क्या लिखेंगे, छोटा आर का जो वैल्यू वो छोटा है बड़े आर से, ठीक है। चलो इस केस के लिए फिर से डायग्राम बनाओ और वायर को इसी तरह बनाओ पूरा। ठीक है, इसमें देखो करंट मान लो फ्लो हो रहा ऊपर की तरफ आई, ये जो रेडियस है कंडक्टर का इसको किससे लिख रहे हैं हम लोग, कैपिटल आर से, ठीक है। रेडियस को किससे लिख रहे हैं, कैपिटल आर से। इस बार क्या है, पॉइंट P जो है वो कंडक्टर के बाहर नहीं है, कंडक्टर के सरफेस पे भी नहीं है, कंडक्टर के इनसाइड में। तो बताओ अगर ये एक्सिस है, अब पॉइंट यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे ले रहे हो, तो हम क्या बताएं, इस एक्सिस से क्या करो, यहाँ पे इस पॉइंट से पास होने वाला एक लूप बना लो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप बोलेंगे। तो यहाँ से कैसा अगर लूप बना ले ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वायर था ना सेंटर इसका एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे बना। तो इस में बताओ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा, अंदर में करंट ऐसे है ना, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड, तो इधर इन हुआ इधर आउट हुआ। उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है और डीएल वेक्टर भी किधर है, उधर ही होगा ना। दोनों के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे उसी तरह वहाँ पे, बस अंदर में बना हुआ, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, एम्पीरियन लूप यहाँ पे हो गया इस बार, ठीक है, ये हो गया एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप इनसाइड में है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे लूप जब लिए थे ना, तो इस लूप के अंदर करंट कितना फंस गया था, पूरा का पूरा करंट हो गया था, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ से इस पूरे कंडक्टर में करंट पूरा आई जा रहा था, तो बताओ इतना ही सा पार्ट में क्या आई जाएगा, क्या आई से कम जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ पे करंट आई लिखेंगे क्या, नहीं, वहाँ पे उस बार आई नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, करंट कहाँ पे फैला हुआ है, पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ना। तो देखो क्या है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो ध्यान से, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर था तो उस समय करंट कितना था, बताओ पूरा जब एरिया तो करंट कितना जा रहा, आई, है ना। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 होता तो क्या लिखते हैं, आई बाई पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना है, आर,
तो अभी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर ना। तो अगर एक में इतना है तो इतना एरिया में कितना होता, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो इसको इधर लिख दे रहे तो यूनिटरी मेथड है, 5 पेन का दाम इतना है, 1 पेन का इतना होगा, 2 पेन का कितना होगा। ठीक है, तो बताओ पाई आर स्क्वायर में कितना आएगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई पाई चुका दो, इसका कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो आई आर स्क्वायर बाई आर आएगा। तो ये क्या हो गया, आई इनक्लोज हो गया। ये क्या हो गया, आई इनक्लोज। करंट कितना इनक्लोज होगा इसके अंदर, ये होगा। पूरा एरिया में कितना करंट था, आई। तो अगर एरिया 1 होता तो कितना होता, इतना, डिवाइड में कर दिए। अब पाई आर स्क्वायर एरिया, इतना एरिया में कितना करंट आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई इनक्लोज का वैल्यू। तो आई इनक्लोज कितना हो गया, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ गए। चलो अब बायो लगा दो, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल, उसको समझा देंगे हम, लिख लो। वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ म्यू नॉट लिखेंगे कि सिर्फ म्यू लिखेंगे। म्यू नॉट किसके लिए लिखते हैं, मीडियम क्या है यहाँ पे, वैक्यूम था ना या एयर था, ऐसा बोलो। अगर हम पॉइंट अंदर ले रहे हैं तो वो तो कंडक्टर का मीडियम हो गया ना, तो उसको किससे लिखेंगे, म्यू से लिख दो। ठीक है, अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, सिंपली म्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बताओ, बी डी एल कॉस 0 डिग्री क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल म्यू। बताओ करंट कितना इनक्लोज हुआ इस लूप में, इस बार आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हुआ ये। ठीक है, चलो चलो बाहर कर दे रहे हैं बी को, और डीएल को अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे जो आया था 2 पाई आर आएगा ना, जैसे यहाँ पे आया था 2 पाई आर। वैल्यू बताओ कितना है, म्यू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या, ये आर से ये एक आर कैंसिल हो सकता है ना। ठीक है, तो क्या आ गया फॉर्मूला बी का, बी इज इक्वल टू म्यू आई आर बाई, नीचे आर स्क्वायर बच गया है ना, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है कंडक्टर के इनसाइड में। ठीक है, देखो वेरिएबल क्या क्या है बताओ, क्या चीज़ चेंज कर रहे हो तो तुम, डिस्टेंस, और डिस्टेंस चेंज करने से क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ 3 पार्ट में बढ़ गया है ना। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री सरफेस, सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर बात करेंगे। तो बाउंड्री मतलब क्या, छोटा आर किसके बराबर, बड़े आर के बराबर। इधर क्या होगा, आर जो है सो छोटा आर बड़े आर से कम, इधर क्या है, छोटा आर बड़े आर से ज्यादा। तो तुम बताओ अब अगर इनसाइड में बात करें, इनसाइड में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा है, छोटे आर पे डायरेक्टली कि इनवर्सली, डायरेक्टली। देखो ये सब चीज क्या हो गया, सब करंट भी कितना जा रहा है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट 2 पाई आर स्क्वायर। कंडक्टर का रेडियस चेंज कर दोगे क्या, नहीं। तो अगर हम सेंटर से यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इधर एकदम जाएं तो यहाँ पे रहेंगे तो आर का वैल्यू कितना, 0। अगर यहीं पे एकदम है तो आर का वैल्यू कितना, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, 0। या फिर देखो इसका ग्राफ तो पढ़े होगे ना, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो तो वही है कि नहीं, b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू r। ठीक है, अब बाहर में बताओ तो कितना है, b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई r। तो b y इज इक्वल टू अगर सम कांस्टेंट मान लो 5 बाई x है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। पढ़ चुके हैं मैथ्स में, फिजिक्स में बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो इनसाइड में बताओ तो b कैसे है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि नहीं आर का, आर तक। तो बताओ यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से आता है ऐसा। ठीक है, इस पॉइंट तक ऐसा बनेगा। उसके बाद फिर ये हो गया बाउंड्री, ये 0। ठीक है, ये सरफेस हो गया। और सरफेस के बाद फिर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के साथ। तो इनवर्सली के लिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा।
तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, बना लो। और ये सरफेस पे बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है सरफेस पे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो यहाँ लिख दो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। यहाँ पे बताओ तो b जो है सो इनवर्सली वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे जो है सो b जो है सो डायरेक्टली वेरी कर रहा r के साथ। देखो b क्या होगा, डायरेक्टली वेरी कर रहा है, और b क्या है, इनवर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, बना लो इसको। बता रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं। क्या बोले, फिर से बोलो। बता रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, देख लो, सरफेस पे। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर इधर दूर जाओगे तो क्या होगा, घटेगा, घट रहा ना। अब देखो अंदर में बिहेवियर अलग होता है। अभी तक तो हम कंपास निडल को कहाँ मूव करके देखे थे, कंडक्टर के बाहर ही ना देख रहे थे। यहाँ पे रख रहे थे तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इधर रख रहे थे तो कम हो रहा था। ये पता चल जा रहा ना उससे कि बाहर में जितना दूर जाएंगे, सरफेस से बाहर जितना दूर जाएंगे, सरफेस पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर घटेगा। अंदर का बिहेवियर उल्टा होता है। सेंटर की तरफ बढ़ोगे ना, तो सेंटर की तरफ बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, सेंटर की तरफ जब बढ़ोगे तो क्या करंट अब पूरा रहा, क्या करंट अब अंदर की तरफ जाएंगे तो बस उतना ही एरिया में करंट ना, तो करंट कम रहेगा ना। करंट कम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या बनेगा, कम। समझ में आ गया, ये लॉजिक होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स।